कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चल गई। हाँ, बिल्कुल। ऑफिस में मान लीजिए एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है और वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और बस ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। वो एक छोटी सी गड़बड़ वो पूरे दिन पर, पूरे हफ्ते पर हावी हो जाती है। सही बात है। दिमाग बार बार बस उसी एक पल पर जाकर अटक जाता है कि काश मैंने ये कहा होता या काश वो स्लाइड। हाँ, ठीक से काम कर जाती। हाँ, हम उसे गलती में जैसे कैद होकर रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही एक मानवीय एहसास है। हम सब अपने जीवन की कहानी में हीरो बनना चाहते हैं, है ना, जहाँ सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। हाँ, लेकिन असलियत तो ये है कि स्क्रिप्ट वो अक्सर बदल जाती है और तब सवाल ये नहीं रह जाता कि हम चीजों को नियंत्रित कैसे करें, बल्कि ये बन जाता है कि जब नियंत्रण हाथ से छूट जाए तब हम खुद को कैसे संभालें। बातों को बदलने की जिद छोड़कर उन्हें देखने का अपना नजरिया कैसे बदलें ताकि मन में एक शांति, एक संतुलन बना रहे। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है अस्थायित्व, इम्पर्मेनेंस। हम सब ने सुना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर जब मुश्किल आती है, जब हम किसी मुश्किल के ठीक बीच में होते हैं तो ये बातें सिर्फ किताबी लगती हैं। उस वक्त तो लगता है कि ये जो अंधेरा है ये हमेशा के लिए है। हाँ, क्योंकि उस पल में हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। असल में हम एक तरह की भावनात्मक अदूरदर्शिता के शिकार हो जाते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि जो हम आज महसूस कर रहे हैं वही हम हमेशा महसूस करेंगे। मनोविज्ञान में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, ये कहता है कि इंसान की खुशी का एक बेसलाइन लेवल होता है। हाँ। कोई बड़ी सफलता जैसे कोई प्रमोशन या लॉटरी, हाँ, वो हमें कुछ समय के लिए बहुत खुश करती है, लेकिन धीरे धीरे हम वापस अपनी उसी बेसलाइन पर आ जाते हैं। और शायद यही बात दुखों पर भी लागू होती है। कोई बड़ा झटका या कोई असफलता हमें तोड़ देती है, पर वक्त के साथ हम फिर से अपनी उसी बेसलाइन के आसपास जीना सीख लेते हैं। बिल्कुल, यही उस कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत और उम्मीद देने वाली बात है। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी एहसास, चाहे वो खुशी का हो या गम का, स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर स्थिति बदलती है। कॉलेज में मिला हुआ कोई रिजेक्शन, उस पल में तो करियर का अंत लगता है। हाँ, लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सालों बाद वो बस एक मोड़ नजर आता है जिसने शायद हमें किसी बेहतर रास्ते पर डाल दिया था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा बेचैन करने वाला है। क्या? कि अगर बुरा वक्त स्थायी नहीं है तो अच्छा वक्त भी नहीं है। वो सफलता, वो खुशी के पल, वो भी हमेशा नहीं आएंगे। और इसीलिए उन पलों को पूरी तरह से जीना और भी जरूरी हो जाता है। उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, उसे महसूस करना, यही तो जीवन है। जीवन एक बहती नदी की तरह है। हम पानी को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो हमारे हाथों से गुजर रहा है, हम उसकी ठंडक को महसूस तो कर सकते हैं। नदी की ठंडक को महसूस करना, ये तो उसी पल में जीने और उसे सराहने की बात हुई। और मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे कृतज्ञता या शुक्रगुजार होने से जुड़ता है। बिल्कुल। पर सच कहूं, कभी कभी ये ग्रैटिट्यूड वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है। मुश्किल कैसे? मतलब जब चीजें गलत हो रही हों तो कोई कैसे उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है और आपका कहना सही है। कृतज्ञता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर दें या ये दिखावा करें कि सब कुछ परफेक्ट है। वो तो जबरदस्ती की पॉजिटिविटी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। कृतज्ञता का असली मकसद हमारे दिमागी फोकस को शिफ्ट करना है। हमारा दिमाग, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग समस्याओं और कमियों को खोजने की है। ये हमें खतरों से बचाने का एक पुराना तरीका है। सर्वाइवल मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। कृतज्ञता इस डिफॉल्ट सेटिंग को जानबूझकर बदलने का एक अभ्यास है। मतलब ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। जैसे जिम में हम अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, वैसे ही कृतज्ञता से हम अपने ध्यान को ट्रेन कर रहे हैं कि वो सिर्फ कमियों पर ही ना अटका रहे। अच्छा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हर रात 3 अच्छी चीजें लिखें अगर वो एक काम जैसा लगता है। वो कभी कभी बोझिल हो जाता है। आप बस दिन में एक छोटा सा पल निकाल सकते हैं, जैसे जब आप सुबह की पहली चाय या कॉफी पी रहे हो तो बस 1 सेकंड के लिए उसके स्वाद पर, उसकी गर्माहट पर ध्यान दें। या जब आप किसी दोस्त से बात करके हल्का महसूस करें
तो उस कनेक्शन के लिए मन में एक छोटा सा थैंक यू बोल दें। ये छोटे छोटे पल हमारे नजरिए में बड़ा बदलाव लाते हैं। हाँ, ये हमें दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किलों के बीच भी जिंदगी में अब भी बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सुंदर है। और ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमें मुश्किल वक्त में सहारा देती हैं। जैसे ये जानना कि घर पहुंचने पर कोई है जो पूछेगा दिन कैसा रहा। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इसकी अहमियत वो बहुत ज्यादा है। हाँ, कृतज्ञता हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो कीमती है। एक किसान की कहानी है जिसकी फसल बर्बाद हो गई थी। वो बहुत दुखी था, लेकिन फिर उसने सोचा फसल चली गई पर जमीन तो अभी भी मेरी है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं और बारिश तो अगले साल फिर आएगी। तो नजरिए ने सब बदल दिया। हाँ, ये नजरिया उसे शिकायत करने वाले इंसान से एक उम्मीद रखने वाले इंसान में बदल देता है। लेकिन एक और चीज है जिससे हम सब भागते हैं और वो है असुविधा, डिस्कम्फर्ट। चाहे वो जिम में एक और रेपिटेशन लगाने की बात हो या बॉस से एक मुश्किल बातचीत करनी हो या सुबह 5 बजे उठना हो। हाँ, हमारी पहली प्रवृत्ति हमेशा आराम खोजने की होती है। और ये स्वाभाविक भी है। हमारा शरीर और दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बने। लेकिन समस्या ये है कि विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वो हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। बिल्कुल। अगर हम हमेशा आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर यहाँ एक सवाल उठता है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पहले से ही इतना तनाव और असुविधा झेल रहे हैं। ट्रैफिक का स्ट्रेस है, डेडलाइन का प्रेशर है। सही बात है। तो क्या ऐसे में जानबूझकर और असुविधा को गले लगाना कहीं ये बर्नआउट की तरफ तो नहीं ले जाएगा? इसमें खतरा नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यही हमें रचनात्मक असुविधा मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट और विनाशकारी तनाव डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, हाँ, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। विनाशकारी तनाव वो है जो हम पर थोपा जाता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स या कोई बीमारी। लेकिन रचनात्मक असुविधा वो है जिसे हम खुद चुनते हैं। ये छोटी और नियंत्रित होती है, जैसे रोज ठंडे पानी से नहाना। ठंडे पानी से नहाना, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। इसका क्या फायदा? इसका फायदा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। जब आप जानबूझकर हर सुबह कुछ सेकंड्स के लिए उस ठंडे पानी के झटके को सहते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूँ और मैं ठीक रहूंगा। बिल्कुल। आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हॉर्मीसिस कहते हैं। अच्छा। यानी थोड़ी मात्रा में दिया गया स्ट्रेस सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आप रोज ऐसी छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हैं तो जब जीवन आप पर कोई बड़ी अनचाही मुश्किल फेंकता है तो आपका दिमाग उससे लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार होता है। ये दिलचस्प है। तो मतलब ये छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करने जैसा है ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े। हाँ। और कभी कभी असुविधा किसी चीज को मजबूती से पकड़े रहने में भी होती है और यहीं पर शायद जाने देने की कला काम आती है। हाँ, कई बार हम किसी चीज पर बहुत मेहनत करते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिश्ता, और जब वो काम नहीं करता तो उसे छोड़ना हार मानने जैसा लगता है। हमें लगता है कि हमने इतना समय, इतनी ऊर्जा लगाई, अब कैसे जाने दें। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये अपनी पहचान का सवाल बन जाता है। मैंने इस प्रोजेक्ट पर 2 साल काम किया है, अगर ये बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? सही। उसे छोड़ना अपनी पहचान के एक हिस्से को छोड़ने जैसा लगता है। उस भावनात्मक निवेश का क्या करें? उस भावनात्मक निवेश को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जाने देना का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा या आपको वो नुकसान महसूस नहीं होगा। इसका मतलब है ये समझना कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसे एक बिजनेस के नजरिए से सोचिए। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियां कभी कभी अपने बहुत सफल प्रोडक्ट्स को भी बंद कर देती हैं। जैसे एप्पल में आईपॉड को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य आईफोन में है। आईपॉड को पकड़े रहना उनके विकास को रोकता। बिल्कुल। तो ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। तो मतलब किसी प्रोजेक्ट का बंद हो जाना या किसी रिश्ते का टूट जाना, ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाना हो सकता है। हाँ, ये हमें उन नए अवसरों के लिए तैयार करता है जो शायद हम उस पुरानी चीज को पकड़े रहने की वजह से देख ही नहीं पा रहे थे। सही। और सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पुराने गिले शिकवे, मनमुटाव, इनको भी छोड़ना जरूरी है। किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे हम खुद जहर पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। बिल्कुल, वो बोझ हमें ही भारी करता है। जाने देना उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है। ये दूसरे के लिए नहीं, ये हम अपनी आजादी के लिए करते हैं। तो डर और तनाव की ही होती है। लगता है अरे यार एक और मुसीबत आ गई। वो हर मुश्किल एक अवसर है वाली बात उस पल में तो याद नहीं आती। बिल्कुल याद नहीं आती। उस पल में तो बस भाग जाने का मन करता है
और ये ठीक है। अच्छा। हाँ, नजरिया बदलना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, ये एक अभ्यास है। पहली प्रतिक्रिया डर की होगी, लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया हमारी चुनी हुई हो सकती है। हम खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है ये मुश्किल है, पर इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है? तो जो परेशानियां हमें रोकती हुई दिखती हैं, असल में वही हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मतभेद हो रहा है। हाँ, होता है। आप इसे एक मुसीबत की तरह देख सकते हैं जो आपका काम रोक रही है, या फिर अवसर। कैसे? एक दूसरे के नजरिए को बेहतर तरीके से समझने का अवसर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का, और शायद एक ऐसा समाधान निकालने का जो किसी एक ने अकेले सोचा भी नहीं था। मुश्किल वही है, बस उसे देखने का लेंस बदल गया। और अगर कोई क्लाइंट बार बार अपनी जरूरतें बदल रहा है तो ये परेशान करने वाली बात है, लेकिन ये हमें और ज्यादा लचीला और क्रिएटिव बनना भी सिखाता है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता को कैसे मैनेज किया जाए। सही। इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। हर चुनौती वो आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास का एक मौका है। ये खुशी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं, बल्कि खुशी तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। जब हम मुश्किलों को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं तो वे हमें डराती नहीं, बल्कि प्रेरित करती हैं। हाँ। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हम हालातों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने नजरिए को हमेशा चुन सकते हैं। जीवन बदलता रहता है, तो किसी भी एक पल को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपनी पूरी कहानी ना बनने दे। हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, खासकर उन छोटी चीजों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और मुश्किलों से भागे नहीं, जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करें ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत बने। सही समय पर पुरानी बातों और चीजों को छोड़ना सीखें ताकि नई और बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में आ सकें। और सबसे जरूरी बात, हर चुनौती को एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें जो आपको कुछ सिखाने आया है। सही। हम अक्सर अपनी जिंदगी के हालातों को सही करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, पर क्या हो अगर असली शक्ति हालातों को नहीं बल्कि उन हालातों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में हो? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए। और इस सोच को सिर्फ सोचने तक ही सीमित ना रखें। इसे शुरू करने के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाएं। आज रात सोने से पहले डायरी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस जब आप बिस्तर पर लेटें तो आंखें बंद करके आज के दिन का कोई एक ऐसा छोटा सा पल याद करें जिसे आपने शायद नोटिस भी नहीं किया हो। जैसे हो सकता है वो किसी सहकर्मी की मुस्कान हो, या किसी गाने की धुन जो आपको अच्छी लगी हो, या फिर घर की खिड़की से आती ठंडी हवा। बस उस एक पल को कुछ सेकंड के लिए फिर से जिएं और महसूस करें कि ये छोटा सा ठहराव आपको कैसा महसूस कराता है।